औरतों के नाखून गायब होने की घटनाएं हो रही थीं। जैसे ही रात होती, एक चुड़ैल आती और जिस औरत के नाखून लंबे और सुंदर होते उन्हें चुरा लेती। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है। एक बार सब लोग रात में सो रहे होते हैं। चुड़ैल राखी के घर घुस जाती है और उसके नाखूनों को चुरा लेती है। अगली सुबह जब राखी उठती है तो उसके नाखून गायब होते हैं और उनकी जगह खून निकल रहा होता है। अरे नहीं, मेरे नाखून कहाँ गए? और ये खून, कितना दर्द हो रहा है। अरे राखी, क्या हुआ? और ये तुम्हारे नाखूनों से खून कैसे निकल रहा है? देखो ना, पता नहीं ये क्या हो गया है। मेरे कितने सुंदर नाखून थे, मैंने कल ही पार्लर से इन्हें सुंदर सजवाया था, और ये क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैं तो आराम से सो गई थी, तब तो ये ठीक थे। राम को कुछ भी समझ नहीं आता कि राखी के साथ क्या हुआ। राम अपने दोस्त रोहन के घर जाता, उससे इस बारे में बात करता है। उसकी बीवी चमेली बहुत ही सुंदर होती है और उसे सजने संवरने का बहुत शौक होता है। अरे भैया, आप आओ आओ, भाभी को भी ले आते, अकेले अकेले ही आ गए। नहीं, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्यों भाई, क्या हुआ भाभी को? राम उसे सारी बात बताता है। हाँ यार, कल भी एक दोस्त मिला, वो भी यही बता रहा था। पता नहीं आखिर क्या हो रहा है। चमेली, तुम भी ध्यान से रहना। अजी, क्या कह रहे हो? मुझे तो अपने बालों, नाखूनों और अपने शरीर की हर एक चीज से बहुत प्यार है। डरो नहीं आप, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर रात हो जाती है और डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं और एक चुड़ैल उड़ती हुई आती है और सोचने लगती है कि अब किसे अपना शिकार बनाया जाए। तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है। वो अपने पति के साथ छत पे सो रही थी। चुड़ैल उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसे देखने लगती है। अरे, इसके नाखून तो बिल्कुल छोटे हैं। लगता है सारा घर का काम करने के साथ साथ और भी लोगों के घर का काम भी यही करती होगी। कहीं और जाती हूँ। चुड़ैल पूरी रात यहाँ वहाँ घूमती है, लेकिन उसे उस दिन कोई शिकार नहीं मिलता। फिर वो सोचने लगती है, लगता है नाखून की चोरी की घटनाएं ज्यादा होने के कारण लोग चौकन्ने हो गए हैं और मुझे अब पता भी नहीं चल रहा कि किसके नाखून लंबे और सुंदर हैं। चुड़ैल उस रात मायूस होकर वहाँ से जा रही होती है कि तभी उसे एक ब्यूटी पार्लर दिखता है। अरे वाह, मिल गया आइडिया। अब मैं इस ब्यूटी पार्लर पे ही ध्यान रखूंगी और जो औरत यहाँ से अपने नाखूनों को सही करा के निकलेगी उसी को अपना शिकार बना लूंगी। फिर अगले दिन चुड़ैल ऐसा ही करती है। रीमा ब्यूटी पार्लर से सज सवर कर निकलती है। वो औरत और उसके नाखून बहुत ही सुंदर लग रहे होते हैं। चुड़ैल उसे देख लेती है और फिर आधी रात होते ही उसके घर पहुंच जाती है और उसके नाखून चुरा लेती है। रीमा के हाथों से खून निकलने लगता है और दर्द से उसकी नींद खुल जाती है। हे भगवान, ये चुड़ैल अंदर कैसे आ गई? अरे अरे, मर गई रे। इस नास मिट्टी ने तो मेरे नाखून ही ले लिए। आज ही मैंने इन्हें इतना सुंदर सजवाया था। तभी चुड़ैल चली जाती है। अरे रुक जा, नास मिट्टी कहाँ जा रही है? मेरे नाखून लेकर उड़ी जा रही है। अरे रुक जा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। वो चुड़ैल का पीछा करती है, लेकिन चुड़ैल कहीं गायब हो जाती है। तभी उसका पति राहुल भी वहाँ आ जाता है। अरे क्या हुआ रीमा, तुम यहाँ चिल्लाते हुए क्यों आ गई? अजी देखिए ना, चुड़ैल मेरे सारे नाखून ले गई। अब मैं क्या करूँ? तुम ठीक तो हो ना? चुड़ैल ने तुम्हें और कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया? चलो कोई बात नहीं, अभी तुम चुप हो जाओ और अब चलो यहाँ से। वो चुड़ैल फिर से ना आ जाए, यहाँ हमारी जान को खतरा है। अगले दिन ये बात पूरी सोसाइटी में फैल जाती है कि रीमा के नाखून चुड़ैल ले गई। रोहन और बाकी के आदमियों को अपनी अपनी बीवियों की चिंता होती है और वो अपने घर जाकर अपनी पत्नियों को ध्यान से रहने को बोलते हैं। अरे आप डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपना पूरा ध्यान रखती हूँ। फिर रोहन वहाँ से चला जाता है और राहुल से जा मिलता है। अरे राहुल भाई, भाभी के बारे में पता चला, बहुत बुरा लगा,
लेकिन ये सब कर कौन रहा है वो नहीं समझ आ रहा। हाँ यार क्या करूं, जब से रीमा के नाखून गए हैं उसने तो रो रो कर पूरा घर सर पे उठा रखा है। तुम भी भाभी का और अपनी बहन पिंकी का ध्यान रखना। वैसे भी भाभी को सजने संवरने का बहुत शौक है। हाँ, मैं भी अभी उसे यही बोल कर आया हूँ कि ज्यादा सजो सवरो मत, पर क्या करें, ये औरतें किसी की कहीं सुनती हैं। में रोहन सो रहा होता है, तभी उसे चिल्लाने की आवाज आती है। रोहन बहुत डर जाता है। उसकी बहन पिंकी भी बाहर आ जाती है। रोहन को चमेली कहीं नहीं दिखती। पता नहीं भैया, भाभी तो आपके साथ सो रही थी ना, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ, तुम इतना क्यों घबरा रही हो, जैसे ये सब तुम ही कर रही हो। नाखून चोर तुम ही हो। अरे कहीं चुड़ैल ने इस बार चमेली को ही अपना शिकार तो नहीं बना लिया। चलो चलो बाहर चलकर देखते हैं, आओ जल्दी। बाहर एक औरत बहुत रो रही होती है। अरे नहीं, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, चुड़ैल मेरे नाखून ले गई, हाय रे। अरे भाई क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? नहीं रोहन, कुछ भी ठीक नहीं। आज इन भाभी के वो चुड़ैल नाखून ले गई, बहुत बुरा हुआ इनके साथ भी। अरे नहीं नहीं, मुझे चमेली को ढूंढना होगा, पता नहीं वो कहाँ है, मिल ही नहीं रही। कहीं चुड़ैल उसे पूरा ही तो उठा के नहीं ले गई। फिर वो यहाँ वहाँ चमेली को ढूंढने लगता है। जब वो घर आता है तो चमेली अपनी नाखूनों पे नेल पॉलिश लगा रही होती है। उसके नाखून और भी लंबे लग रहे होते हैं। चमेली कुछ नहीं बोलती और मुस्कुराते हुए अपने नाखूनों पे नेल पॉलिश लगाती रहती है। फिर अगली सुबह सोसाइटी में सब्जी लेने वाली आती है। सभी औरतें सब्जी लेने जमा हो जाती हैं। चमेली भी आती है। रीमा और राखी के नाखून जा चुके होते हैं। वो बहुत दुखी होती हैं, पर सब जब चमेली के नाखूनों को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। अरे चमेली भाभी, आपके नाखून तो बहुत ही ज्यादा लंबे हो गए हैं। हाँ सही कहा, मैंने तो आज तक इतने लंबे नाखून किसी के नहीं देखे। नकली है क्या भाभी? नहीं नहीं, ये असली है, एकदम असली। मैं इनका बहुत ध्यान जो रखती हूँ। तभी चमेली की ननद पिंकी भी वहाँ आ जाती है। हाँ हाँ, भाभी के नाखून एकदम असली हैं। मैं ही तो भाभी के साथ घर का सारा काम करवाती हूँ ताकि ये टूट न जाए, तभी तो ये इतने लंबे हैं। फिर सारी औरतें अपने अपने पतियों को चमेली के नाखून के बारे में बताती हैं। पूरी सोसाइटी में चमेली की ही बातें हो रही होती हैं। रोहन सबकी बातें सुन लेता है। उसे बहुत बुरा लगता है कि उसकी बीवी के बारे में सब बुरा भला कह रहे हैं। फिर वो अपनी बहन पिंकी से इस बारे में बात करता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। फिर रोहन राहुल के पास जाता है। राहुल भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। सब लोग चमेली को ही चुड़ैल बोल रहे हैं। मैं क्या करूं? कैसे पता करूं कि आखिर बात क्या है? भाई तू भाभी पे नजर रख, रात में सोना मत आज। फिर देख। फिर दोनों मिलकर रात में चमेली पर नजर रखते हैं। आधी रात होते ही अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और चमेली उठ जाती है और तड़पने लगती है और देखते ही देखते वो एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। राहुल और रोहन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं ये सब देखकर। तभी राहुल की बहन वहाँ आ जाती है और रोने लगती है। भैया, आज आपको सब पता चल ही गया तो मुझे भी बचा लो। भाभी वो चुड़ैल है जो सबके नाखून चुरा रही है और मुझसे डरा धमका कर सारा घर का काम करवाती है। ताकि उनके नाखून टूटे नहीं और लंबे होते जाएं। उनकी शक्ति उन नाखूनों में है, अगर वो कट जाएं तो भाभी चुड़ैल के साए से मुक्त हो जाएंगी। फिर सब चमेली के पीछे जाते हैं। चमेली बहुत ही खतरनाक चुड़ैल लग रही होती है और एक औरत के नाखून चुराने ही जा रही होती है। वाह, इसके नाखून तो बहुत अच्छे हैं, इन्हें चुरा लेती हूँ। तभी वहाँ रोहन और राहुल पहुँच जाते हैं। अच्छा, तो तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल ही गई। लेकिन तुम कुछ कर नहीं पाओगे। मेरे नाखूनों के साथ मेरी शक्ति बढ़ती जा रही है, इसीलिए मैं इन्हें बढ़ा रही हूँ। बस आज ये आखिरी शिकार है, उसके बाद तुम्हारी चमेली का शरीर मेरा हो जाएगा और मैं सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी। तभी पिंकी और औरतों को ले आती है। सब मिलकर चुड़ैल को पीछे से पकड़ लेते हैं। भैया, जल्दी से चुड़ैल के नाखून काट दो। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। नहीं, ऐसा मत करना। रोहन चुड़ैल के नाखून काट देता है। नाखून कटते ही चुड़ैल की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं और चमेली ठीक हो जाती है।
ज्योति, ओ ज्योति, ये क्या कर रही है? माँ, पेड़ पर से आम तोड़ रही थी। देखो कितने पके हुए और रसीले आम हैं। ज्योति, पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने के लिए तुझे किसने कहा था? माँ, वो नानी बोल रही थी आज आपका व्रत है, इसलिए आप केवल फल ही खाओगी, इसलिए मैंने सोचा आपके लिए ये आम तोड़ देती हूँ। मेरी बच्ची, तू मेरा कितना ख्याल रखती है। चल अब घर चलते हैं। विद्या सिंहपुर नामक गांव में रहती थी। विद्या की शादी के 2 साल बाद ही उसके पति का बीमारी से देहांत हो गया था। उसकी बेटी ज्योति अब 8 साल की हो चुकी थी। विद्या के पिता रामकिशन की इच्छा थी कि विद्या दूसरी शादी कर ले, इसलिए विद्या की मौसी शांता एक रिश्ता लेकर आई थी। दीदी, तुमने ठीक से जांच पड़ताल तो कर ली ना? अरे लक्ष्मी, तू चिंता मत कर, मैंने लड़का देख रखा है। सूरज नाम है, 3 साल पहले तलाक हो गया था। एक बेटा है 6 साल का, फलों की दुकान है सूरज की। बस मंदिर में फेरे करवा कर भेज दे विद्या को। तुम सही कह रही हो दीदी, उम्र और वक्त का क्या भरोसा, कब बुलावा आ जाए। माँ, ऐसी बातें मुंह से मत निकालो। मैं अभी भी कह रही हूँ मैं आप सबके साथ खुश हूँ। नहीं विद्या, अपने न सही ज्योति के बारे में तो सोच, वो भी छोटी है। तो ठीक है, अगले हफ्ते की शादी की बात पक्की कर देती हूँ। ज्योति के भविष्य के लिए विद्या दूसरी शादी के लिए हाँ कर देती है। विद्या ससुराल आ जाती है, पर उसके ससुराल का तो पूरा वातावरण ही बदला हुआ था। ज्योति, ये तुम्हारी दादी जी हैं, नमस्ते करो। नमस्ते दादी माँ। दूर हट, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। मुझे दादी बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ अपने गट्टू बेटे की दादी हूँ। पता नहीं सूरज को दूसरी शादी करने की क्या पड़ी थी। माँ, तुम जानती हो गट्टू दिन पर दिन शैतान होता जा रहा है, और तुम भी तो उसे लेकर परेशान ही रहती थी, इसलिए मैंने दूसरी शादी करना ही सही समझा। पर कुछ भी कहे, मैं इस बच्ची को नहीं अपनाऊंगी। ये किसी दूसरे की औलाद है, मेरी पोती कभी नहीं बन सकती। सूरज कमरे में आ जाता है। मेरी वजह से आपके परिवार की शांति भंग हो गई। न मैं इस घर में आती और न ही ये कलेश होते। सुजाता मेरा और गट्टू का बीच राह में ही साथ छोड़ गई, पर तुमने तो सब कुछ जानते हुए भी इस घर को अपनाया। और विश्वास करो, एक ना एक दिन माँ का बर्ताव भी तुम्हारे और ज्योति के साथ ठीक हो जाएगा। अभी विद्या और सूरज बात ही कर रहे थे कि तेरी इतनी हिम्मत, बित्ते भर की तू छोरी नहीं है, मेरे गट्टू पर हाथ उठाती है। नहीं, मैंने गट्टू को नहीं मारा। क्या हुआ ज्योति, तुम रो क्यों रही हो? माँ, गट्टू ने मेरी गुड़िया तोड़ दी। दादी ने गट्टू को कुछ भी नहीं कहा, उल्टा मुझे ही मारने लगी। गट्टू, तुमने ज्योति की गुड़िया क्यों तोड़ दी? बाबा, दादी कहती हैं ज्योति मेरी सौतेली बहन है, इसलिए दादी और मैं मिलकर ज्योति के सारे खिलौने तोड़ देंगे। हाँ हाँ, ठीक ही तो कहा है, ये इसकी सौतेली बहन ही तो है। मुझे सब पता है, ये गट्टू के खिलौने देखकर जलती है, और अगर मेरी नजर ना पड़ती तो ये उसकी गाड़ी तोड़ देती। माँ, बस भी करो, क्यों बच्चों के रिश्तों में अभी से ही जहर घोल रही हो? विद्या ज्योति को विश्वास पर इस घर में लाई है, पर तुम्हारा बर्ताव दोनों के प्रति बहुत कड़वा है। सूरज गुस्से में दुकान चला जाता है। उसकी माँ ललिता का व्यवहार ज्योति के साथ अच्छा नहीं था। वो ज्योति के साथ सौतेला व्यवहार ही करती थी, पर विद्या जितना प्यार ज्योति से करती उतना ही गट्टू से भी करती। गट्टू बेटा, ये देखो, आज मैंने तुम्हारी पसंद की खीर पूरी बनाई है। अरे वाह, खीर पूरी! दादी, आज माँ ने मेरी पसंद की खीर पूरी बनाई है, चलो ना खाते हैं। मुझे सब पता है, इसकी अपनी लड़की ने बोला होगा बनाने को ये खीर पूरी, और बहाना मेरे पोते गट्टू का लगा रही है। सूरज, अगर तूने दूसरी शादी ही करनी थी तो खाली लड़की को ब्याह कर लाता, साथ में इसकी औलाद को भी उठा लाया। माँ, अगर विद्या का पति उसे छोटी उम्र में छोड़कर चला गया तो इसमें बेचारी ज्योति की क्या गलती है? और इस तरह तो मैं भी एक बेटे का बाप हूँ। अगर विद्या ये सोचती तो एक बार ज्योति से 2 लफ्ज मीठे बात करके तो देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। माँ, बात करे मेरे दुश्मन, मैं तो इसे अपने मुंह भी ना लगाऊं। सूरज कह कहकर थक गया अपनी माँ से कि वो ज्योति को पोती के रूप में स्वीकार कर ले, पर ललिता ज्योति को एक फूटी आग भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन सूरज और विद्या किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे थे। माँ, मेरे साथ विद्या को जाना बहुत जरूरी है। जिन सेठ जी से मैं कई सालों से फल खरीदता आ रहा हूँ, उनकी बेटी की शादी है।
मैं अकेला जाऊंगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए विद्या भी साथ जा रही है। हम जल्दी ही लौट आएंगे। आप गट्टू और ज्योति का ख्याल रखना। ज्योति, अपनी दादी जी को बिल्कुल भी तंग मत करना, उनका ध्यान रखना, उन्हें कोई भी परेशानी ना हो। तुम चिंता मत करो माँ, मैं दादी और गट्टू दोनों का बहुत ख्याल रखूंगी। जब विद्या और सूरज चले जाते हैं तब, ओ ज्योति इधर आ, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, चल जल्दी से मेरे पैर दबा। सारा दिन इधर उधर भागती रहती है। दादी बहुत भूख लगी है, मुझे समोसा खाना है। ओले मेरे लाल गोपाल को समोसा खाना है, रुक मैं अभी मंगवाती हूँ। ओ ज्योति जा, बड़ी सड़क पर जो हलवाई की दुकान है उससे समोसे खरीद ला। ठीक है दादी, अभी लाती हूँ। ज्योति समोसे लेने हलवाई की दुकान पर चली जाती है। तभी पीछे से दो बदमाश घर में घुस आते हैं। कौन कौन हो तुम लोग और ऐसे कैसे घर में घुस आए हो? ओ बढ़िया, चुपचाप खड़ी रह, नहीं तो तुझे गोली से उड़ा देंगे। घर में जितना भी कैश और जेवर है सब लेकर आ। बढ़िया, मेरी दादी को छोड़ दो। भाई तो इस बुढ़िया को संभाल, मैं इस छुटके को पकड़ता हूँ। जरा बे। तभी ज्योति समोसे लेकर जैसे ही घर पहुंचती है, दरवाजा बंद होता है। ज्योति अभी खटखटाने ही लगती है कि तभी उसे बदमाश की आवाज सुनाई देती है। वो बंद दरवाजे में से झांकने लगती है और गुंडों को देखकर घबरा जाती है। ये क्या, ये तो हमारे घर में गुंडे आ गए हैं। अब क्या करूं? इन्होंने तो दादी और गट्टू को पकड़ा हुआ है। मुझे किसी को सहायता के लिए बुलाना होगा। ज्योति सड़क पर सहायता के लिए जाती है, पर उसे आसपास कोई नहीं दिखता। तभी ये सामने तो पुलिस अंकल की गाड़ी है। अंकल अंकल, हमारे घर में कुछ गुंडे घुस आए हैं और मेरी दादी और भाई को पकड़ कर रखा हुआ है, मेरी मदद करो। अरे घबराओ नहीं बेटा, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। किधर है वो? इंस्पेक्टर अपनी टीम को लेकर ज्योति के साथ घर पहुँचते हैं। दोनों गुंडों ने ललिता और गट्टू को रस्सी से बांध रखा था। अरे ये पुलिस कैसे आ गई यहाँ पर है? अरे पकड़ लो इन दोनों बदमाशों को। इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय पर बचा लिया। अरे माता जी, आपको बचाने वाली तो ये छोटी सी बच्ची है। आपकी पोती बहुत साहसी है, ये हमें वक्त पर यहाँ लेकर आई है, समझिए आप। अरे ले चलो रे इन बदमाशों को। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब, आप लोग हैं तो हम सुरक्षित हैं, ये तो हमारा कर्तव्य है जी। विद्या, मुझे माफ कर दो, मैंने विद्या और ज्योति को अपने घर का कभी नहीं माना, पर आज ज्योति ने ही मेरी और गट्टू की जान बचाई है। तुमने ये शादी करके सही फैसला लिया, गलत मैं ही थी। मैं अपनी पोती से सौतेला व्यवहार कर रही थी। दादी, आप हंसते हुए ही अच्छे लगते हो। मेहुल एक इम्पोर्टेंट कॉल रिसीव करने के लिए ऑफिस रूम से बाहर जाता है। कॉल रिसीव करने के बाद मेहुल जब ऑफिस रूम में आता है तो देखता है कैबिन के ऊपर रखा इम्पोर्टेंट फाइल मिसिंग हो जाता है। थोड़ी देर फाइल ढूंढने के बाद मेहुल को एम्प्लॉइज के ऊपर शक हो जाता है। ऑफिस में टोटल 3 एम्प्लॉइज थे। मेहुल तीनों को सस्पेक्ट करते हुए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। फर्स्ट एम्प्लॉई सना कहती है, मैं सुबह से डेस्क पे काम कर रही थी, मुझे कुछ नहीं पता। लिसा भी मेहुल को बताती है, मैं सना के साथ काम कर रही थी, मुझे कुछ नहीं पता। फरहान भी मेहुल को बताता है, वो भी अपना काम कर रहा था, उसे भी चोरी के बारे में कुछ नहीं पता। डियर जीनियस, क्या आप अपने IQ लेवल का इस्तेमाल करके बता सकते हो इन तीनों में से फाइल की चोरी किसने की है? फाइल की चोरी फरहान ने की है। ऑफिस रूम में जो पैरों के निशान हैं वो फरहान के शूज के हैं। जीनियस, क्या आपका भी जवाब सेम यही था?